ऐसा नहीं है कि कालसर्प योग बहुत ज़्यादा खराब होता है, जिसमें हमारे देश में कुछ प्रधानमंत्री भी रहे हैं जो जिनको कालसर्प योग रहा, जैसे कि नमस्ते, मैं विक्रम गोस्वामी। भारत एक खोज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए फिर से मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर भारत जी। भारत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जी, जो हमने पहले आपका एपिसोड किया था, जिस इंटरव्यू में आपने बहुत सारी चीजें बताई जी, लोगों के बहुत सवाल भी हमारे पास आए मेल के माध्यम से, और आपके यूट्यूब का जो हमने ये वीडियो बनाया था जी, लोगों में जिज्ञासाएं बहुत हैं, बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में जागृत हुए और लोगों ने हमसे किए जी। तो आज हम चर्चा उनके प्रश्नों को लेकर करेंगे। कुछ प्रश्न हमने उनके लिए हैं जी। पहला, लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से सुबह सवेरे हर घर में टीवी चलता है, टीवी पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं जी, वो कुछ ना कुछ रेमेडीज बताते हैं कि आज ये रंग सूट करेगा, आज ये अंक सूट करेगा, इस राशि वाले को इधर नहीं जाना चाहिए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक चैनल पर जो बताया जा रहा है, दूसरे चैनल पर उसके बिल्कुल विपरीत बता रहे हैं। देखिए, इसमें हमने ज़्यादातर जो देखा है कि वर्बली ओवरऑल सबके लिए ही बोला जाता है। अब वो किसी पे राशि पे नक्षत्र के हिसाब से अगर हम देखें, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था पिछले एपिसोड में कि जैसे सूरज मेष में है और किस नक्षत्र में आते हैं, ऐसे ही जो चंद्र राशि है, अब चंद्र राशि में जो नक्षत्र उनका आएगा, जो भी अक्षर बनता है राशि से, उसके आधार पे ही प्रेडिक्शन होती है, उसका फलादेश होता है उस दिन के हिसाब से कि आज चंद्रमा इस राशि में गोचर कर रहे हैं, इस राशि के लिए अच्छी है, इसके लिए खराब है। तो उसमें भेद इसलिए हो जाता है, जैसे आप किसी भी राशि का हम जैसे फलादेश करेंगे, अगर उनका नक्षत्र दूसरा हुआ, राशि एक ही हुई, तो फलादेश में परिवर्तन आएगा। हम अच्छा बता रहे हो सकता है उसके लिए उल्टा हो रहा हो, क्योंकि नक्षत्र भेद है। ये एक ओवरऑल एक जर्नल एक प्रेडिक्शन होती है जो सबके लिए बोली जाती है कि भाई ये ऐसे ऐसे है। और ये और रंग का जो कलर का जो आप कह रहे हैं, कलर उस राशि के अनुसार ही बताया जाता है कि इस राशि का ये शुभ कलर है, इसको आप पहने तो आपका दिन अच्छा रहेगा। फिर होता है आपने किस दिशा में यात्रा करनी है, उस दिशा का भी उसी से गणना की जाती है। ये चंद्रमा इस दिशा में है या राशि से इनका 4, 8, 12 है, खराब है, तो उनको यात्रा के लिए मना किया जाता है। किसी को शुभ बताया जाता है, किसी को अशुभ। तो जब तक वो नक्षत्र की कैलकुलेशन हम प्रॉपर, जैसे वो कोई एक कुंडली आती है हमारे पास, जन्म पत्रिका इकाई, अगर हम उसको फलादेश करेंगे उसमें ये चीज़ नहीं होगी, उसमें क्लियर होगा कि ये भी खराब है कि अच्छा है। उसमें ये नहीं होगा एक का अच्छा जा रहा है एक का खराब हो रहा है। वो सिर्फ इस वजह से होता है, हमें सिर्फ राशि पता है, हमें उसका नक्षत्र नहीं पता, उसका चरण नहीं पता, और किस लगन क्या है, उसके चंद्रमा किस घर में बैठे हैं, उसके अनुसार ही फलादेश होता है। राशि को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि वो महीने के हिसाब से डिसाइड की जाती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है कि वो महीने के हिसाब से राशि डिसाइड की जाती है, और कुछ लोग कहते हैं कि वो कुंडली के आधार पर राशि पता लगती है कि व्यक्ति की राशि क्या है। तो ये दोनों चीजों में डिफरेंसेस जो है, वो आखिर डिफरेंसेस क्यों है, और किस राशि को सही मानना चाहिए? महीने के हिसाब से जो राशि आती है, या फिर जन्म कुंडली में जो राशि शो होती है उसके हिसाब से राशि को मानना? देखिए, पहले क्या है, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो जो राशि का हम फलादेश जो देखते हैं, जो कई बार न्यूज़पेपर में आता है या किसी मैगजीन में भी आते हैं, जैसे कि भाई इस महीने से जनवरी 15 से या 18 जनवरी से इस फरवरी इस तारीख तक ये राशि है, तो वो सूर्य से आधारित है। सूरज एक राशि पे एक महीना संचार करते हैं, तो वो उस आधार को लेकर सूर्य से प्रेडिक्शन करते हैं राशि की, तो वो डिफरेंट हो जाएगी। जो आपके जन्मांक में वो अलग होगी, कई बार दोनों सेम हो सकती है। 3 तरह से हम इसमें देखते हैं। एक तो आपका जन्म नाम अक्षर क्या है, उससे जो राशि बनती है। दूसरा आपकी चंद्र राशि क्या है जन्म कुंडली में। तीसरा सूर्य आपकी किस राशि में जन्म के समय है। फिर तीसरा जो आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ बना उस महीने के बीच में जो सूरज किस राशि से गोचर कर रहे हैं, तो वो उसका फलादेश जो डेट ऑफ बर्थ आप महीने के हिसाब से कह रहे हैं, वो उसके अनुसार बताया जाता है। चंद्र राशि से हम ये बताते हैं कि जो हमने आपकी जन्म कुंडली देखी, जैसे बच्चा एक पैदा हुआ, उसका जन्म समय ये आज की तारीख ये जन्म समय हुआ, तो जब उसकी गणना करते हैं उसके बाद चंद्रमा की जो स्पष्ट होता है उसमें फिर उसको आता है कि इस राशि में चंद्रमा इस नक्षत्र पे इस चरण पे गोचर है जिस समय बर्थ हुआ। फिर वो अक्षर निकलता है, मान लो किसी का ठ अक्षर निकल गया, ण निकल गया, घ निकल गया, उस पर नाम क्या रखें, तो फिर उसका मित्र राशि का नाम रख दिया जाता है, तो राशि बदल गई हो, जो जन्मांक में राशि वो नहीं रही। कुछ लोग जो जन्म पत्री में जो अक्षर निकलता है उसी पे नाम रखते हैं। जब वो हम नाम रखते हैं तो राशि और वो दोनों मैच होते हैं, तो वो फलादेश सही जाता है। फिर कंफ्यूजन ज़्यादा ये होती है जी हम पढ़े किसको,
यदि हम पढ़ रहे हैं कि इस महीने से इस महीने के बीच में जो तारीख है, इसमें जो फलादेश आ रहा है, तो वो उसको राशि के अनुसार दिया जाएगा, उसी को माना जाएगा। लेकिन जहाँ ये लिखते हैं चंद्र राशि पर आधारित फलादेश है, तो हमें जो जन्मांग में हमारी जो राशि होगी, जो भी राशि है मेष से मीन के बीच में, उस राशि को हम मानेंगे। उसमें हम फिर वो नहीं मानेंगे, सूरज से नहीं मानेंगे, क्योंकि सूरज एक महीने की राशि पे रहते हैं, चंद्रमा 2.5 दिन 2.25 दिन रहते हैं। तो इसलिए चंद्रमा की फास्ट मूवमेंट है, जल्दी जल्दी वो राशि को परिवर्तन करते हैं। क्या ऐसा भी संभव है कि लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, जी, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका बर्थ टाइम निकाला जा सकता है किसी और माध्यम से? तो इसमें मैंने जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिला हूँ जो आपसे बिना पूछे आपकी जन्म तारीख, जन्म समय बता देंगे, लेकिन ये बहुत कम लिमिटेड लोग हैं। लेकिन मुझे इसका ये पूरा नहीं है कि क्या फार्मूला है या क्या तरीका है, किस तरह से ये बताते हैं। मैं 1-2 लोगों से मिला भी हूँ, जैसे मान लो मेरा बर्थ समय नहीं था एक्यूरेट, डेट ऑफ बर्थ पता था। अब मैं इस चीज़ से बड़ा हैरान हूँ कि क्या विद्या है कि जो आदमी से मैं कभी मिला नहीं, कभी मैंने उसे देखा नहीं, जब मैं उनके सामने बैठा हूँ तो उन्होंने मेरा चेहरा देख के उन्होंने मेरे को डेट ऑफ बर्थ टाइम बता दिया। एक कुछ छोटी सी कैलकुलेशन है, उसमें उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई मैं एक आपको संख्या बताता हूँ, वो संख्या आप लिखिए। जैसे उन्होंने एक रफली हम बताते हैं, जैसे उन्होंने कहा 9307 नंबर, हमने उसको कागज़ पे नोट किया, फिर उन्होंने कुछ गुणा भाग जोड़ कराया, उसके बाद बोला है जो सर्कल, जो हमने जो एक वर्ड वो संख्या बोली थी 9307 जो भी है, वो मैच हुई कि नहीं। जब हमने उसको सारा टोटल का तो मैच होगी, तब उन्होंने बताना शुरू करा कि आपका बर्थ ईयर ये है, मंथ ये है, तारीख ये है। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन पे ये कैलकुलेशन है, जो बता सकते हैं, लेकिन हर जगह ये मुमकिन नहीं है। कुछ जगहों पर थंब रीडिंग होती है, साउथ में ऐसा है जी, कि वो अंगूठे के निशान से आपकी कुंडली के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, आपके पास्ट के बारे में और वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में बता देते हैं। जी, कुछ लोग अंक ज्योतिष के माध्यम से बताते हैं जी, कुछ लोग जैसे आप कुंडली देखकर बताते हैं। इन तीनों चीजों में कितनी समानताएं हैं? देखिए ये तीनों डिफरेंट हैं, 3 पार्ट मान सकते हैं। न्यूमरोलॉजी अलग है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके एक अंक बनता है, उस अंक के आधार पे उसका फलादेश किया जाता है। ये आपका जो भी अंक बना उसके हिसाब से क्या उसका लॉर्ड बना, शनि मंगल राहु जो भी बने, उसके आधार पे उसकी प्रेडिक्शन होती है। अच्छा बोला, फिर नंबर नाम हो गया, जैसे आपके नाम का टोटल करते हैं, डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं, फिर वो देखते हैं भी ये मैच नहीं हो रहा है, इसके लिए सूटेबल नहीं है, तो उसमें एक वर्ड नाम में आपके बढ़ाते या घटा देते हैं। जैसे AA कर दिया, RR कर दिया, मैंने भी किया है कि न्यूमरोलॉजी को भी मैंने थोड़ा पढ़ा, तो हमने उस पर भी काम किया थोड़ा बहुत। फिर दूसरा आपने बोला थंब इम्प्रेशन, इसको बोलते हैं नाड़ी शास्त्र, जो साउथ में तमिलनाडु साइड में इधर पे काफ़ी प्रचलित है। और वहाँ क्या है कि कुछ लीव्स हैं, आपका वो थंब इम्प्रेशन लेंगे, उसके बाद आपसे सिर्फ सवाल करेंगे, आपको उसके जवाब देने यस नो में। जैसे आपसे पूछेंगे आपका नाम इस अक्षर से शुरू है, आपके पिताजी का नाम ये है, मदर का नाम ये है, जब वो मैच होगा तब आपका वो फलादेश उसको पढ़ के बताएंगे। ऐसे ही हमारी भृगु संहिता आपने सुनी होगी, भृगु ऋषि जी ने कहते हैं कहीं सो जब ये शास्त्र लिखा गया था तो उस समय सबकी प्रेडिक्शन कर दी गई थी, तो वो हर किसी का नहीं मिलता है, जिसका मिल जाता है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट आता है, मिलना चाहिए बस। लोगों के मन में डर रहता है काल सर्प दोष को लेकर। जी, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों ने हमसे किया कि काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए, और काल सर्प दोष होता क्या है? सर देखिए, पहले तो हमें ये जानना है कि काल सर्प दोष कहते किसको। 2 तरह से मेरा जो अनुभव और मेरा जो मत है, इसमें हमने इस पर काफ़ी काम किया। कहते हैं जब राहु और केतु के मध्य में सारे प्लैनेट आते हैं, जैसे एक तरफ राहु केतु और दूसरी तरफ सारे प्लैनेट, तब हम उसको काल सर्प योग मानते हैं। यदि कोई उनके साथ कोई ग्रह आ गया, जैसे राहु के साथ चंद्रमा आ गया, मंगल आ गया, कोई भी ग्रह आ गया, तो उसको हम काल सर्प योग नहीं मानते। बाकियों का क्या मत है मैं नहीं जानता इस चीज़ को, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस इसमें ये रहा। दूसरा, फिर वो ग्रह कि राहु से इस तरफ है या केतु से इस तरफ है, उसमें उसका फलादेश बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग बहुत ज़्यादा खराब होता है या उसके बहुत ही दुष्परिणाम है या व्यक्ति मेहनत ही करता रहेगा कुछ फल नहीं मिलेगा। वो डिपेंड करता है उनकी पोजीशंस के ऊपर कि राहु केतु आपके लिए कितने फेवरेबल हैं। दूसरा, एक राहु से काल सर्प योग मानते हैं हम, दूसरा केतु से। जब राहु के मध्य में सारे ग्रह आते हैं उसका फलादेश अलग होगा, जो केतु किससे आते हैं उसका अलग होगा। अब हमने बहुत बड़े बड़े देश में ऐसे लोग हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, बिजनेसमैन हैं, राजनेता वगैरह हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी भी हमने ऐसे देखे जिनके काल सर्प योग हैं, जिन्होंने जमीन से उठ के आसमान की बुलंदियां तो छुआ है।
जिसमें हमारे देश में कुछ प्रधानमंत्री भी रहे हैं जो जिनको खालसा सहयोग रहा। जैसे कि मैं ऐसे नाम नहीं, लेकिन हमने जो उसमें स्टडी की, पहले हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनको भी खालसा सहयोग था, और कुछ राष्ट्रपति रहे हैं, कुछ ऐसे भी रहे हैं जो जिनको था लेकिन उनके पावर नहीं थी, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जैसे बताते हैं कि डिजर्व करते हैं लेकिन वो नहीं पहुँच पाए। अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी खालसा, वही मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे कुछ एक्टर्स हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ स्पोर्ट्समैन हैं। अब जैसे हमारे पास किसी प्रॉपर कुंडली तो नहीं है, लेकिन जो जिनकी भी आई हैं उसमें हमने जो रिसर्च की, जो भी हमने उसका देखा, तो उसमें देखा खालसा सहयोग तो बड़े ज़बरदस्त हैं भैया, उसको हम खराब क्यों कहें। दूसरी बात, अगर हम उसका कोई पूजा कराते हैं, राहु केतु का, जो भी खालसा का उपाय करते हैं, वो करना कोई गलत नहीं है, करें, अच्छी बात है, क्योंकि उसका भगवान शंकर से, सर्प से उसका संबंध है। अब हम साउथ में गए जी, साउथ के अंदर कालाहस्ती टेम्पल है, आपने शायद नाम सुना होगा, ये तिरुपति से मेरे ख्याल 60-70 किलोमीटर के करीब है। तो वहाँ पे विशेष पूजा उसी की ही होती है, और त्र्यंबकेश्वर या 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं भी आप करा सकते हैं। उसका फल हमने देखा, लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन वो पोजीशन जब तक हम नहीं उसकी देखते हैं जन्मपत्री में कि भाई इसकी पोजीशन कितनी खालसा की, कितनी इसके फेवर वाली है, किस उम्र में इसको उसका अच्छा फल मिलना है, या किस आयु तक उसको इसमें मेहनत करनी है, स्ट्रगल करना है, ये उस पर निर्भर करेगा कि उसकी कुंडली में कितनी पावर है उस ग्रह की। जी, अभी लोग ना बड़े परेशान रहते हैं और जानना चाहते हैं इस बात को, मांगलिक दोष क्या होता है, क्योंकि जिस कन्या की या जिस पुरुष की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, अमूमन देखा जाता है उसकी शादी या तो किसी पेड़ से करा दी जाती है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी बकरी से या किसी से शादी करा दो तो उसके बाद वो दोष खत्म हो जाएगा। ये मांगलिक दोष क्या है और इसका निवारण क्या है? सर देखिए, जन्मपत्री में मंगल की जो पोजीशन है कि मंगल आपके जन्मपत्री में किस घर में है, जैसे लगन, चौथा स्थान, 7वां स्थान, 8वां स्थान, 12वां स्थान, इन स्थानों में जब मंगल होता है तो उसको मांगलिक बोला जाता है। बट मेरा इसमें अनुभव और विचार में थोड़ा सा भेद है, मैं इसको मांगलिक लिमिटेड में गिनता हूँ। कुछ लोग इसको पूर्ण मांगलिक ही बोलते हैं, कुछ आंशिक बोलते हैं, कुछ कहते हैं जी छाया है। अब वही बात देखिए, हमने जितने पुलिस के बड़े अधिकारी देखे हैं, फौज में जितने बड़े लोग देखे हैं, सबके मंगल बड़े स्ट्रॉन्ग, इन्हीं घर में से उनका संबंध रहा मंगल का। तो देखिए, इतनी पावर वाले ग्रह जिनके खराब होते हैं वो उस पोजीशन में नहीं पहुंचते हैं, वो करियर में नहीं बढ़ पाते। तीसरा, हमने देखा विवाह के समय में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि जी आपकी पत्री में मंगल दोष है, तो मंगलिक कन्या या मंगलिक ही वर होना चाहिए, तो उसको मंगल दोष काट देते हैं। हमने इस पर काम किया था जी, हमने सन 2004 में एक पुस्तक निकाली थी, कौन मंगलिक है कौन नहीं। तो उसमें हमने हर घर के हिसाब से कैलकुलेशन करके बताया गया कि कोशिश की थी, और उसमें कुछ हमने श्लोक भी दिए थे कि इसके कारण ये, जैसे मान लो किसी का 7th हाउस में मंगल है, अब उसको राहु देखता है, शनि देखता है, या सूर्य की उस पर दृष्टि है, या सूरज उसके साथ है, तो मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है, तो वो खत्म हो गया। अब उसकी से शादी कराई जाए कि कन्या है या वर है, जो भी है, कि दूसरी जो पक्ष में है वो भी मंगलिक होने चाहिए कि नहीं। फिर हम उसमें देखते हैं कि कन्या या वर की कुंडली में भी कुछ ऐसे ग्रह बैठे हैं जो उस मंगल दोष को समाप्त करते हैं। अगर वो समाप्त करते हैं तो हम उसको मैच करते हैं पत्री को, जी हाँ जी ये ग्रह मिलते हैं, मंगल दोष यहाँ से इस वजह से कट जाता है। और जो लोगों के मन में डर वहम है, इसको नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से आप देखिए, जब आजकल तो सब इंग्लिश में कार्ड छपते हैं शादी के, पहले ज़माने में क्या होता था कि वो हिंदी में कार्ड होते थे, तो उसमें लिखते थे मांगलिक कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं जी। अगर ये शब्द गलत है तो हम उस पर क्यों लिखते हैं? मांगलिक कार्यक्रम क्यों लिखा जाता है? भाई मंगल का मतलब शुभ हो गया ना, अच्छी मांगलिक कार्यक्रम मतलब शुभ कार्यक्रम। हाँ जी, तो हम उसको गलत क्यों नहीं? अब यहाँ बात आती है कि मांगलिक को क्यों खराब बोला गया। हमने जो अपना एक्सपीरियंस लिया, मांगलिक में ज़्यादातर जो विवाह हुए हैं, अब मैं नहीं कहता कि सारे ही हुए हैं, जितने भी हमारे पास जन्मपत्रियाँ ऐसी हैं जिन ज़्यादातर दूसरी जाति में या फिर लव मैरिज, जैसे कुछ बच्चों की हमने देखी जो साथ स्कूल में पढ़ते थे, उनके आपस में विवाह हुए, कुछ कॉलेज में पढ़े, कुछ जो नौकरी साथ करने लगे, उनके आपस में विवाह हुआ। तो ये मंगल जो ऐसे इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये दूसरी जाति की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींच के ले जाते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, दूसरी जाति में शादियाँ नहीं होती थी। आज भी कुछ हमारे स्टेट्स ऐसे हैं देश में जहाँ पे अदर कास्ट में दूसरी जाति में शादी आज भी नहीं करते हैं। आज भी आपने कुछ देखा होगा, कुछ केसेस ऐसे हुए हैं, कुछ अब तो कम हो गए हैं, आज से 10 साल 20 साल पहले जाएँ तो जी कुछ कम्युनिटी हैं जिसमें झगड़े हो जाते थे, हमने शादी वहाँ करनी नहीं है गैर बिरादरी में। अब जैसे गोत्र की बात आती है, कई जगहों पे सगोत्र में शादी नहीं करते हैं, तो वाद विवाद ऐसे बढ़ने लगे।
तो वो लोगों ने जब ज्योतिषियों ने उसको देखा भाई ये तो यार ये तो मंगल ग्रह ने करा, तो ये मंगलिक का प्रचलन शुरू हुआ कि भाई इस मंगल ग्रह की वजह से ये चीज़ हुई। लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति देखते हैं, समय के साथ जो बदलाव हो रहा है, जो लोग बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, हर चीज़ बदली जा रही है, तो उसके हिसाब से इसकी प्रेडिक्शन फलादेश भी बदला गया है। नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर एक व्यक्ति मंगलिक है और एक व्यक्ति मंगलिक नहीं है जी, तो वो शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, शादी नहीं टिकेगी, कोई ना कोई ऐसा घटना घटित होगी, या तो वो दोनों अलग हो जाएंगे या फिर उन दोनों में से एक नहीं रहेगा। ये लोगों के मन में जो भ्रम है या इसके पीछे कोई वास्तविकता भी है? नहीं देखिए, आप एक चीज़ देखिए, जब हम जन्मपत्री देखते हैं उसमें एक ग्रह का तो रोल नहीं है ना जी, बाकी और भी तो ग्रह हैं। हम एक ही ग्रह को बेस लेके फलादेश नहीं कर सकते कि जी इनका संबंध विच्छेद हो जाएगा, जी ये कोई एक के लिए भारी है, एक के लिए वो है, ये नहीं कर सकते जब तक हम पूरा दोनों पत्नियों का निचोड़ नहीं निकालते। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मंगल जैसे ग्रह जो हैं ये लव मैरिज कराते हैं, लेकिन उनके संबंध उस घर से होने चाहिए ग्रह के। जब तक उस घर से उसका संबंध नहीं होगा वो उस दिशा में जाएगा ही नहीं। अब उससे संबंध हुआ, फिर हम देखेंगे भाई इस बच्चे ने तो यही शादी करनी है। हम देख रहे हैं भी दोनों के बड़े पावरफुल ग्रह हैं, कोई दोनों में से कोई झुकेगा नहीं, या वाद विवाद रहेगा, या जो भी झगड़ा हो सकता है जो भी इन ग्रहों की वजह से, तो हम उसका एक सिंपल सा उपाय या कुछ बताते हैं, उसके वो करने से काफ़ी रिलीफ मिलता है। जैसे कुंडली में, किसी की कुंडली में कोई ग्रहण लगा हुआ है, राहु केतु का साथ बैठना या कोई और ग्रहण किसी तरीके का लगा हुआ है, तो ये किस तरीके का इंडिकेशन है, क्या ये दर्शाता है? क्योंकि लोगों में एक भ्रम भी है कि इस तरीके के ग्रहण जीवन को कष्ट में लेकर आ जाते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने पिछले उसमें आपसे अमावस्या का जिक्र किया था, चंद्रमा का, बुध का जिक्र किया था, ऐसे ही इसमें हमने देखा कि जब राहु और चंद्रमा एक साथ हैं या केतु चंद्रमा एक साथ हैं, तो कुछ ज्योतिषियों का मत है कि भी ये ग्रहण योग है। हमने भी इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन जब हमने इसको गहन इसमें अध्ययन किया तो हमने उसमें देखा कि जब तक कोई ग्रह दूसरे ग्रहों के सामने से दृष्टि से नहीं देखता तब तक उसका शुभ अशुभ फल हम उसको मान्य नहीं करते। अब दो ग्रह एक साथ बैठे हैं, अब ये राहु केतु को हम डिपेंडेंट ग्रह बोलते हैं। जैसे एक अपाहिज आदमी है, उसने सड़क पार करनी है तो नहीं कर पा रहा है क्योंकि अपाहिज है, तो किस पे, उस व्यक्ति पे निर्भर हो गया जो उसके आसपास खड़ा है। तो वो उसकी मर्जी है ना, उसको कैसे लेके जाता है, उसको गोदी में उठा के लेके जाता है, पैदल खींच के लेके जाता है, दो व्यक्ति उसको उठा के लेके जाते हैं। तो ऐसे ही राहु केतु हम डिपेंड, जिसके साथ बैठ गए, जिस राशि में बैठ गए, जिस नक्षत्र में बैठ गए, उसी के अनुसार उनका फलादेश होता है, उसी के साथ उनकी जो भी उनका फल मिलना है वो शुरू हो जाता है। जैसे बुध के साथ है बुध वाला फल हो गया, शुक्र के साथ है शुक्र का, ऐसे ही चंद्रमा के साथ राहु का। तो कहते हैं ग्रहण किया, चंद्रमा मन का कारक है, राहु से वैसे ही लोग डरते हैं। फिर केतु का रोल, अब हमने जो देखा कि जैसे चंद्रमा जो भी राशि में है और राहु उसको देख रहे हैं या केतु उसको देख रहे हैं, अब उसमें उनकी पोजीशन अच्छी है खराब है, उसके अनुसार ही उसका फलादेश करते हैं भी ये ग्रहण को कितना तंग कर सकता है ये ग्रह, या कितना इसके लिए शुभ। ऐसा नहीं कि खराब ही होते हैं, अच्छे भी बहुत होते हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है जिन के राहु चंद्रमा के कॉम्बिनेशन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पे गए हैं वो लोग, उन्होंने मेहनत की, आगे बढ़े हैं, आज भी हैं। इंटेलिजेंस में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके राहु और चंद्रमा के, शनि के, मंगल के रोल बड़े अच्छे हैं पत्री में। तो ये एक ही से हम उसको बेस नहीं ले सकते, और ग्रहों का रोल भी होता है, फिर उनकी डिग्री, नक्षत्र, चरण, हर चीज़ देखी जाती है। कुंडली में देखा जाता है कि जैसे अभी आपने चरण की बात की जी, बच्चे के चरण देखे जाते हैं कि वो किस चरण में पैदा हुआ है, उसके चरण कैसे हैं, तो कौन कौन से चरण होते हैं और कौन से लाभदायक होते हैं और कौन से हानिकारक होते हैं, किस पर उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है? देखिए इसमें दो चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँ। जैसे बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं राशि के पाए क्या हैं, चरण डिफरेंट है। अब पाए क्या है, सोने का, चांदी का है, या जो भी पाए आते हैं, तो उसमें जो हमने पीछे ज्योतिष में जब शुरुआत की थी सीखनी, तो उसमें बताया गया कि ये वाले पाए ठीक नहीं होते, ये खराब होते हैं, ये अच्छे हैं। तो उसी से पूरी जन्म कुंडली का निष्कर्ष निकाल लेते थे कि भाई इस पाए में है जी ऐसा होगा, इस पाए में भी बहुत अच्छा है, दादा दादी नाना नानी के लिए अच्छा है, अपने के लिए अच्छा है, माँ बाप के लिए अच्छा है या खराब है, ये उसके आधार पर वो कर देते। अब जैसे कुछ आपने क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बीच में जोड़ता हूँ आपके लिए, आपने देखा होगा गणमूल का भी बड़ा एक चलता है कि मैं उस पर आने वाला था जी, ये गणमूल का बच्चा पैदा हो गया, तब उसमें हम चरण देखते हैं। जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि चरण के अनुसार, तो कहते हैं 4 चरण एक राशि के हुए, तो एक नक्षत्र के हुए, सॉरी, एक 4 चरण के अनुसार उसका फलादेश अलग अलग बताया गया है। अब जैसे मान लो मेष राशि का बच्चे का जन्म हुआ, अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ, तो गणमूल का जन्म है। अश्विनी नक्षत्र में 4 चरण हो गए, 1 2 3 4 प्रथम, तो 0 3 20 डिग्री से 0 से लेकर 3 20 डिग्री तक एक चरण चलता है, तो 4 चरण का अलग अलग फल उसमें बताया गया है।
ऐसी मघा नक्षत्र का है, ऐसी अश्लेषा नक्षत्र का है, जितने भी गणमूल के नक्षत्र हैं उनके चरण के आधार पे उनके अनुसार उसका फलादेश बताया गया। जी, कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी स्थिति ग्रह नक्षत्र से बन सकती है जिससे व्यक्ति को धन प्राप्त हो? क्योंकि आजकल लोगों के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है, वो एस्ट्रोलॉजी को इसलिए देखते हैं कि कैसे वो धन का अर्जन कर सके, कैसे धन को प्राप्त कर सकें। तो क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति को सहजता से धन मिल जाए? सर देखिए, अभी मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं लोगों की जिसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बाहर से हैं। पीछे एक आपने दौर देखा होगा, तो चाइनीज़ आइटम्स इतनी हिंदुस्तान में बिकी थी, बुद्धास करके और फेंग शुई और ये सब चीज़ें हिंदुस्तान में बड़ा हुआ था। लेकिन हमारे ज्योतिष के अंदर, हमारे कर्मकांड के अंदर बहुत सारी शुरुआत से ही चीज़ें दी हुई हैं कि आप अगर लक्ष्मी जी के ये मंत्र बोलते हैं तो धन प्राप्ति होनी है। सुबह उठ के आप अगर ये मंत्र बोलते हैं तो उस मंत्र के आपको ये फल मिलने हैं। हर उसमें दिया गया है, बताया गया है। अब हम ज्योतिष के अनुसार चलते हैं। अब जैसे हमने कहा गणमूल का बच्चा, मेरा जो मानना है जब कोई गणमूल का बच्चा है वो उसके लिए मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ 27वें दिन किया जाता है, उसका मूल शांति कराई जाती है जिसको बोलते हैं। तो उसका एक मंत्र होता है स्पेशल, उस मंत्र का जाप होता है, फिर उसका हवन होता है, उसी के साथ हम आगे के लिए चलते हैं। अब जैसे धन प्राप्ति के लिए बोला आपने, तो कहते हैं श्री सूक्त के पाठ, पुरुष सूक्त के पाठ, जब तक ये दोनों का संबंध नहीं होगा पाठ होगा, जब तक उसका फल नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, हमने कर लिया श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, अरे धन प्राप्ति, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उसके साथ किस किस मंत्र का और जाप करना है और क्या क्या चीज़ करना है, वो बहुत निर्भर करता है उस चीज़ के ऊपर। अब ये नहीं है कि हमने पाठ करा हमें धन मिलता जाएगा, धन आता जाएगा, ऐसा नहीं होता जी। दूसरा, फिर अब अगर हम सिर्फ ओम श्रीम श्री नमः अगर ये भी बोलते हैं मंत्र, तो उसका भी फल मिलेगा। अब वो कब मिलेगा उसका समय निर्धारित नहीं होता है। ऐसे ही अब जब लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का मंत्र है, लक्ष्मी जी का मंत्र है, या कनक धारा स्त्रोत्र का एक पाठ होता है, हमने बहुत लोगों पे किया, हमने 3 पाठ इकट्ठे किए तब उसका रिजल्ट मिला। हमने एक ही करा तो हमने देखा इसका रिजल्ट नहीं आया। फिर हमने देखा कि इसमें जब आप कोई भी ये करते हैं, पाठ करते हैं या जो भी जाप करते हैं, उसको हमने जगह जाहिर नहीं करना, अपना करो जो भी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का, या कनक जी, कनक धारा जी का स्त्रोत, जो हमारे शंकराचार्य जी कृत एक कनक धारा स्त्रोत का पाठ है, जिसका हमने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा लोगों का। कहते हैं कनक के तरह धन की वर्षा होती है, जैसे कनक होता है, कनक स्वर्ण जैसा कलर होता है, तो कहते हैं जब उसकी वर्षा हो गई थी, जब ये पाठ हुआ था, शुरू जो भी बना किया गया था, तो कहते हैं इसीलिए उसका करने से प्राप्ति हमने देखी है धन की। 12 राशियों को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे लोगों का मत है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए जी। तो क्या इससे कुछ लाभ होता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से राशियों के प्रभाव पर? जी बिल्कुल होता है। जैसे अब पर उसमें एक चीज़ है कि आप जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं या किसी योग्य ब्राह्मण से अगर आप करा रहे हैं तो वो ज़्यादा फलदायी है। क्योंकि देखिए, या तो आपको आता हो कि आपकी जो भी आपने जो संस्कृत के वर्ड हैं वो की प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, जो भी आप मंत्र बोल रहे हैं, तभी उसका फल है। ऐसे ही जब किसी योग्य ब्राह्मण से कराते हैं तो उसका फल मिलता है जी। और इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, एक जैसे ये तो 12 राशियों का आपने कहा, एक नवग्रह का भी होता है जी। बहुत लोग जैसे घर में अपने शुद्धि के लिए कहते हैं जी नवग्रह हवन कराने से, तो वो कराना भी बड़ा शुभ होता है। दूसरा, उसका एक स्तोत्र पाठ होता है नवग्रह का, उसको करने से भी ही नवग्रह के जो दुष्फल होते हैं वो कम हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग को 12 राशियों से जोड़कर बहुत सारे लोग देखते हैं, तो इसमें कितनी सच बात है कि 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं वो राशियों को कंट्रोल करते हैं? जिस राशि का व्यक्ति है, जो राशि नीच भाव में बैठी है, उस मंदिर जाने से वो राशि का फल जो है वो सही मिलने लगता है। तो देखिए, इसमें मेरा मत अलग है, मैंने भी ये थोड़ा देखा है। ये जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं 12 महीने के अनुसार भी हैं, जो हमारे 12 महीने हैं वर्ष में उसके अनुसार भी हैं, माघ के अनुसार भी है, हर महीने के अनुसार हैं। तो पर जो हमने इसका वो देखा कि भाई राशि, चलो ठीक है, जो मानना चाहता है वो करे, अच्छी बात है, पूजा करने में या उनका दर्शन करने में, अभिषेक करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो आप इसको पूरे नक्शे पे अगर आप देखेंगे 12 जो ज्योतिर्लिंग है, मतलब आप उसको देखेंगे तो हमारे हर देश के कोने में, हर आप क्लाइमेट को लेकर भी देखें, हर उसमें उसकी स्थापना हुई है भगवान शंकर की। तो ज्योतिर्लिंग का महत्व वो है, मास के अनुसार हमने इसको देखा है, जो हमारे हिंदी के मास चलते हैं, इंग्लिश में जो भी लोग करते हैं, उसके अनुसार उनका हमने पूजन वो देखा है। सामान्य जीवन में देखें तो 12 राशियों के क्या क्या प्रभाव होते हैं, बहुत अगर शॉर्ट में आप बता पाएँ? नहीं, शॉर्ट में तो नहीं होगा इसका फिर अलग अलग राशि का अलग अलग अपना प्रभाव होगा। जैसे एक राशि में जो भी अक्षर आते हैं, जितने भी अक्षर आते हैं,
और जितने भी नक्षत्र आते हैं उसके आधार पे उसका फलादेश होता है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो जीवन में क्या लाभ देगा, चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो जीवन में क्या लाभ? यश और पिता से संबंध अच्छे रखने के लिए चंद्रमा का रोल, सूरज का महत्व होता है। सूरज आत्मा का कारक ग्रह है, उतनी ऊर्जा उतनी ही उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है अगर इसकी पोजीशन जनमान में अच्छी है सूर्य की। चंद्रमा का जो है मन बुद्धि को कंट्रोल करने वाला ग्रह है, अगर जितना वो पावरफुल है उतना ही वो व्यक्ति स्ट्रांग होता है, वो मातृ भक्त होता है, माँ देवी शक्ति की आराधना करने वाला होता है। एक जनरल इसकी प्रेडिक्शन ये होती है। लेकिन हम हर ग्रह का अलग अलग रोल, जब तक हम पूरी जन्मांग नहीं देखते, पूरी जन्म पत्रिका क्या दशा चल रही, क्या राशि नक्षत्र है, जब तक उसका फलादेश हम नहीं बता पा सकते। नहीं, बीते समय शनि को लेकर बहुत सारे प्रश्न होते थे कि शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, शनि से लोग बहुत ज़्यादा भयभीत होने लगे। तो शनि मंदिरों में एकाएक आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा भीड़ लगने लगी। आज वर्तमान की स्थिति में देखते हैं तो राहु को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जी, कि कुंडली में राहु खराब है, राहु की वजह से ये हो रहा है, राहु काल आ गया है, समय अब कोई मैं शुभ काम नहीं करूंगा। तो अब जो समय है शनि से उठकर राहु पर चला गया है, तो राहु किस तरीके से जीवन को प्रभावित करता है? सर देखिए, ये जो राहु काल का जो है हर दिन का अलग समय होता है। और एक चीज़ मैं आपको इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि जो समय है राहु काल का वो हर स्थान का अलग अलग है। ये नहीं है कि सोमवार को इतने बजे से इतने बजे है जी, मंगल को इतने बजे है, उसका टाइम हर जगह के हिसाब से बदलता है। दिल्ली का अलग है, मुंबई का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, गुजरात का अलग है, यूपी का अलग है। तो ये प्रचलन शुरू हुआ साउथ से, दक्षिण से। दक्षिण में बहुत लोग राहु काल का बड़ा वो करते हैं, तो इसीलिए उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। उसका राहु ग्रह से कोई लेना देना नहीं है, उसका राहु से कोई संबंध नहीं है। अब आते हैं राहु या शनि देव पे लोग 7.5 में ढैया पे, उसमें हमने ना दान का महत्व सबसे ज़्यादा देखा है। अगर हम शनि की ढैया या 7.5 में शनि से संबंधित जो भी चीज़ दान करते हैं उसका हमें शुभ फल मिलता है। बाकायदा हम शनि देव के दर्शन ना करें, शनि देव के दर्शन निषेध बताए गए हैं। इसीलिए शिला पे, शिला जो है आपने देखा होगा शिंगनापुर में भी शिला है, उस पर तेल चढ़ाया जाता है। हाँ, यदि कहीं पर शिला है उस पर आप तेल चढ़ा सकते हैं शनिदेव के, या उसका दान, जैसे डकौत होते हैं जो शनियों के लेने वाले लोग हैं या कोई गरीब तबके के लोग हैं जिनके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो मांगने वाले होते हैं, उनको काली दाल, काले चने, काला कपड़ा, काले तेल, सरसों का तेल, सिक्का, काला कंबल, वो आप दे सकते हैं। उससे उसका थोड़ा सा दुष्प्रभाव कम होता है। तीसरा, राहु से डरने का कोई ऐसा नहीं। राहु की जो है, मैंने आपसे अभी पहले भी कहा था, जो राहु जो है वो डिपेंडेंट ग्रह है। जब तक हम उसकी पोजीशन किस ग्रह के साथ, किस राशि या किस नक्षत्र में बैठा है, जब तक उसका फलादेश अच्छा बुरा नहीं पता चलता। चलते चलते एक सवाल आपसे है जी, कौन कौन से ऐसे सामान्य पूजा अनुष्ठान हैं या कौन सी ऐसी पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने 9 के 9 ग्रह को ठीक कर सकता है? सर ऐसा नहीं है कि हम एक जनरल जो हम दैनिक चर्या में जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी अपने इष्ट देवता, कुल देवता का जो भी ध्यान करते हैं वो नित्य करना चाहिए। तीसरा, हम पितरों से निमित्त कहते हैं, हमें पितरों की कृपा प्राप्त रहे, कृपों का आशीर्वाद रहे पितरों का। तो जब ये चीज़ें रहेंगी तो हमें अच्छा फल मिलेगा। सबसे ज़्यादा हमें कृपा पितरों की चाहिए। आजकल लोग देखा होगा हर चीज़ में कहते हैं अरे पंडित जी को खिलाने से क्या हो जाएगा, पितर तो चले गए, किस योनि में गए, कहाँ गए। तो इसमें मेरा विचार जो है अलग है कि भाई ये गलत, जो भी लोग फैलाते हैं गलत है। तो हम कहते हैं जैसे आपने कुल देवी की, कुल देवता, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, हमें उनके निमित्त जो भी कार्य वो करने चाहिए, जो भी हमारा दान पुण्य बनता है, जो भी पूजा पाठ हमें पहले वो करना चाहिए। उसके बाद पितरों का होता है। जब भी आप देखिए कोई भी विवाह संस्कार होता है तो कुल देवी के, कुल देवता के दर्शन होते हैं, पूजा होती है। कुछ घर परिवार ऐसे हैं जहाँ पे कंटिन्यू चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, फिर पितरों के निमित्त निकाला जाता है। तो ये इसीलिए किया जाता है कि ये हमारे जो भी नवग्रह हैं, जो भी दशा चल रही है, जो भी उनका दुष्प्रभाव वो ना हो, हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता रहे, ग्रहों का आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी, आज आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। और मन तो है कि और भी चर्चा की जाए, पितरों को लेकर और चर्चा आपसे करेंगे अगले अंक में, अगले एपिसोड में। ये थे भारत जी, जिनसे हमने जाना ज्योतिष विज्ञान के बारे में कि ज्योतिष से क्या क्या चीजें जीवन में संभव हैं। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।